बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका मई जून 2020 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 में आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको देखना हो तो कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर फोल्डर मिलेगा, आपको वहाँ देख लें। इसके अलावा मार्च और जून 2021 के पेपर भी आपको पूरे मिलेंगे वहाँ पे, उसका भी फोल्डर है। तो प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा मटेरियल है, आप इसको ज़रूर देखें। उसके बाद हम आगे आते हैं। शू एंड जो हैव बिन इन पार्टनरशिप फॉर ए नंबर ऑफ़ ईयर्स। के शू एंड जो है वो पार्टनर्स हैं फॉर ए नंबर ऑफ़ ईयर्स। दे डिसाइडेड टू डिज़ोल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 को उन्होंने फैसला किया कि ये अपनी पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। रिक्वायर्ड में कहता है स्टेट 3 रीजन्स वाई ए पार्टनरशिप माइट बी डिज़ोल्व। तो देखिए इसकी जो रीज़न्स हैं उसमें एक तो रीज़न तो ये हो सकती है कि पार्टनरशिप जिस पर्पज़ के लिए बनी थी वो पर्पज़ ही पूरा हो गया। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट करना था, उसमें 3-4 लोग मिले और उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर पार्टनरशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव अगर अचीव हो जाता है तो ये एक रीज़न हो सकती है। इसके अलावा पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है, तो अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाएगा तो भी पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। लीगल रीज़न हो सकती है, कोई पार्टनर इंसेन हो गया है, ही इज़ नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड सेट, तो फिर भी पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो सकती है। बिज़नेस कंटिन्यू जो है वो लॉसेस कर रहा है, अगर लॉस कोई पार्टनरशिप कर रहा होगा कंटिन्यू तो डेफिनेटली पार्टनरशिप फिर भी बंद हो सकती है। तो दीज आर द रीज़न्स कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप बंद हो सकती है। बिजनेस इज़ मेकिंग ए लॉस, पार्टनर्स कैनॉट एग्री, डिस्प्यूट्स हो जाता है, कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर्ड हो जाता है, तो ऑब्जेक्टिव जो बिज़नेस मैंने बताया अचीव हो जाता है। एंड लीगल रीज़न सच एज इंसैनिटी ऑफ ए पार्टनर, के कोई पार्टनर जो है इंसान हो जाता है। तो दीज आर द रीज़न्स जो हो सकती हैं जिसकी वजह से पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो सकती है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है द पार्टनर्स डिडंट हैव ए फॉर्मल एग्रीमेंट ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। एंड कीप इट इन योर माइंड कि अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली बटेंगे फिर, कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इक्वली बटेंगे। पार्टनरशिप अगर आप कराचीज़ एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं तो पार्टनरशिप का आपको एएस लेवल अकाउंटिंग पार्टनरशिप का एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर मैंने काफ़ी मतलब पेपर्स हैं जो मैंने पार्टनरशिप के ही कराए थे। तो उसमें अगर आप जाके यार पार्टनरशिप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो लेक्चर्स आप देख लें, और सारे पास्ट पेपर्स हैं वो जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप से रिलेट्स करते हैं, अगर वो सारे लेक्चर्स आप देख लेंगे तो टेक माय वर्ड्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की, चाहे क्वेश्चन कैसा ही आ जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज़रूर देखिएगा अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है। At the date of the dissolution, the partnership's statement of financial position was as follows, के पार्टनरशिप का जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट वो इस तरीके से दी हुई है कि एसेट्स आपको दिए हुए हैं, एसेट्स के अंदर मोटर व्हीकल है आपकी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं जिसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है आपकी, टोटल एसेट्स आपके दिए हुए हैं। इसके अलावा शू एंड जो इनके कैपिटल्स अकाउंट आपको दिए हुए हैं, और करंट अकाउंट्स भी। करंट अकाउंट्स क्या, और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या फ़र्क होता है कि करंट अकाउंट के अंदर जो ईयरली जो आपका ईयर है उसके जो रेवेन्यू जितने भी जो इनकम स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसकी जितनी भी चेंजेस होती हैं, जो भी उसमें हो रहा होता है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं फिर करंट अकाउंट के अंदर हम मेंटेन कर रहे होते हैं। और कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर के होते हैं जिसमें कोई कैपिटल नेचर की अगर कोई मूवमेंट हो रही है, रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट्स आपने करा ली, जिनका नेचर जो है वो लॉन्ग टर्म हो तो फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो नॉर्मली जो रेवेन्यू नेचर की जितनी भी चेंजेस हो रही होती हैं वो सब करंट अकाउंट में आती हैं। तो शू जो है उसका करंट अकाउंट जो है नेगेटिव का मकसद है कि देना नहीं है बिज़नेस को, बल्कि बिज़नेस से लेना नहीं है इसको, बल्कि बिज़नेस को देना है। कि इसकी हो सकता है ड्राइंग इसकी ज़्यादा हो गई हो, कि इसका जितना बनता था, जो भी इसको शेयर प्रॉफिट्स का मिला उससे ज़्यादा इसने निकाल लिया, तो इसका फिर नेगेटिव बैलेंस है। बल्कि जो है उसका पॉजिटिव बैलेंस है। टोटल कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स का टोटल ये आ गया आपके बाद। उसके बाद लोन अकाउंट शू। लोन अकाउंट शू का मकसद है कि शू ने जो है वो बिज़नेस को पैसा दिया हुआ है, और ये लाइबिलिटी है कि बिज़नेस को शू को पे करना है।
उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ आपकी दो दी हुई हैं, इसमें से एक बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है और एक ट्रेड पेबल दिया हुआ है। तो टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आपकी ये आ गई। कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल, ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। क्या है? शू टुक द मोटर व्हीकल एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 15,100 कि शू ने जो है वो 15,100 की मोटर व्हीकल ले लिया। मोटर व्हीकल की अगर हम ऊपर जाके वैल्यू देखें तो मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी बनती है? 19,400 और शू ने इसको 15,100 का ले लिया। द अकाउंट ऑफ ए क्रेडिट कस्टमर $800 हैड टू बी रिटर्न ऑफ इज इररिकवरेबल के कस्टमर है उसका $800 का अकाउंट इररिकवरेबल है, रिटर्न ऑफ होगा। इररिकवरेबल की एंट्री याद रखिएगा क्या होती है? इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, याद रखिएगा। द अकाउंट ऑफ रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल वर सेटल्ड इन फुल लेस 5% कैश डिस्काउंट, और बाकी जो ट्रेड रिसीवेबल बचा उस पर 5% कैश डिस्काउंट दे के हमें पैसा मिल गया। तो ऊपर जाकर देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल है कितना। देखिए ये ट्रेड रिसीवेबल था, इसमें से $800 तो आप माइनस कर दें जो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं। तो 800 जब इसमें से माइनस करेंगे तो 11,200 माइनस 800 ये आप माइनस कर दें, ये आ गया 10,400 और इसका आप निकाल लें 5% जो कैश डिस्काउंट है, तो ये 520 बनेगा। ये कैश डिस्काउंट आ गया। 10,400 में से इसको माइनस कर दें तो एक्चुअली $9,880 जो है वो आपको मिलेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट? बड़ा सिंपल है कि जो इररिकवरेबल डेट्स है उसको आप माइनस कर दें ट्रेड रिसीवेबल में से 800 को, जो आया उसका 5% निकाल लें, ये कैश डिस्काउंट आ जाएगा। तो डेफिनेटली 10,400 आपको रिसीव करना था, 520 जो है वो कैश डिस्काउंट आपने दे दिया, तो मिले कितने आपको? $9,880। इसी तरीके से आगे आ जाएं, ज़रा देखें क्या कहता है कि अदर एसेट्स वर सोल्ड फॉर कैश, कि जो अदर एसेट्स थे वो कैश के ज़रिए हमने बेच दिए। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को $7,300 का बेचा और इन्वेंट्री को $6,530 का आपने बेचा। आगे कहता है द अकाउंट्स ऑफ ट्रेड पेबल वर सेटल्ड इन फुल लेस 5% कैश डिस्काउंट, कि जो ट्रेड पेबल हमें पे करना था वो हमने फुल पे कर दिया और उस पर हमें 5% कैश डिस्काउंट मिला। तो 5% देखिए ट्रेड पेबल ये है, इसका 5% निकाल लें तो 5% कितना बना? 270। तो ये 5,400 था, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यू गेट 5,130। ये एक्चुअली आपने पे किया है और ये जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम बन गई, क्योंकि ये पैसा आप नहीं देंगे आपको डिस्काउंट मिला। तो ये करने के बाद आगे कहता है द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन $620 वर पेड बाय चेक, के जो डिज़ोल्व कर रहे थे उसमें कुछ लीगलिटीज़ वगैरह होती हैं, तो उनकी जो पेमेंट आपने करी, जो कॉस्ट आपको पड़ी बिज़नेस को डिज़ोल्व करने की लीगली तौर पे, वो $620 पड़ी। कहता है प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, के रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं। देखिए याद रखिएगा, बड़ा सिंपल मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनरशिप डिज़ोल्व होती है, बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तो उस सूरत में एक अकाउंट बनाते हैं। उससे रियलाइजेशन जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, एसेट्स को क्लोज़ कर देते हैं, लाइबिलिटी को क्लोज़ कर देते हैं, और जो कुछ पैसा आता है ये तमाम मूवमेंट्स हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाते हैं। अगर रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस होता है तो फिर वो लॉस हो जाता है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, और रियलाइजेशन की अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉफिट कहलाता है। अब देखिए इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितने भी एसेट्स हैं, क्योंकि बिज़नेस बंद हो रहा है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो जितने भी एसेट्स हैं उनको आप कर दें क्रेडिट। क्या कर दें? क्रेडिट कर दें, और रियलाइजेशन को डेबिट कर दें। रियलाइजेशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जितने भी एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे? उनको क्रेडिट कर देंगे। पहली एंट्री तो ये होगी कि जितना रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया आपने और एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं आपकी उन सब को डेबिट करें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। ये सेकंड एंट्री पास हो गई।
तो पहला काम तो ये करें कि एसेट्स को क्रेडिट कर दें, रियलाइजेशन को डेबिट कर दें, और लाइबिलिटीज़ को डेबिट करें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। एसेट्स को क्रेडिट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, और लाइबिलिटीज़ को डेबिट करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगी। इसके बाद जो भी पैसा आपके पास आ रहा है या जो आप पैसे की पेमेंट कर रहे हैं, जब पैसा आपके पास आएगा तो क्या एंट्री पास करें? बैंक को डेबिट कर दें, बैंक या कैश को, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। अब ये एसेट्स वगैरह को कोई डेबिट क्रेडिट नहीं कीजिएगा, वो क्लोज हो गए हैं। अब जो भी पैसा आपके पास आया, कोई एसेट आपने बेचा, जैसे हमने फर्स्ट में देखा कि शू ने जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए मोटर व्हीकल ले ली, तो मोटर व्हीकल को आप क्लोज कर चुके हैं। अब क्या करें? शू के कैपिटल को डेबिट करें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। अगर आप ये मोटर व्हीकल किसी को बेचते हैं तो भी पैसा आता है ना, पैसा नहीं आ रहा है, शू का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। शू के कैपिटल को डेबिट करें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। लाइबिलिटी की अगर पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन को डेबिट करें और बैंक को क्रेडिट कर दें। तो ये ऑटोमेटिकली तौर पे जब आप पैसा रिसीव करेंगे या पैसा पेमेंट करेंगे तो जो भी लॉस है वो खुद आ जाएगा। जैसे 19,000 ये जो इक्विपमेंट है हमारी, आपको और समझाता हूँ। ये देखिए मोटर व्हीकल है 19,400 की, तो 19,400 की जो व्हीकल है, जब आप इसे क्लोज करेंगे रियलाइजेशन में तो क्या एंट्री पास करेंगे? जो मैंने आपको सिखाई कि रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 19,400 से। शू ने, अब सवाल में वो आपको बता रहा है कि शू जो है उसने ये मोटर व्हीकल 15,100 की ले ली, तो अब हम एंट्री क्या पास करेंगे? शू के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे 15,400 से, 100 से बल्कि। अब देखिए रियलाइजेशन डेबिट कितने से है? 19,400 से, और रियलाइजेशन क्रेडिट कितने से? 15,400 से। तो जब डेबिट और क्रेडिट का आप टोटल करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है, आपने डेबिट 19,400 से किया है और क्रेडिट कम से किया है, तो ये लॉस खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। समझाने का मकसद ये है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अब ये बस चीज़ें जो मैंने बताई हैं अगर जहन में रखें तो ज़िंदगी आसान है आपकी। अब हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि एसेट को क्रेडिट कर दें, रियलाइजेशन को डेबिट करें। तो देखें मोटर व्हीकल और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं। रियलाइजेशन में हमने रियलाइजेशन को डेबिट किया है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है लेजर की, और मोटर व्हीकल को क्रेडिट कर दिया और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट का मकसद है डेबिट हमने रियलाइजेशन को करा, रेफरेंस के तौर पे हम क्रेडिट को लिख रहे हैं, तो मोटर व्हीकल को क्रेडिट किया, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट किया और रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। उसके बाद और देखें कौन से एसेट्स हैं? 2 एसेट्स हो रहे हैं आपके, ये इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है। तो इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल को भी आप क्या करें? यही वाला काम कर दें यहाँ उठा के, 11,200 और 7,480। तो ये आपने दोनों को क्या करा? रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया और इन दोनों को क्रेडिट कर दिया। तो ये आपके एसेट जो है वो क्लोज हो गए। और इसके बाद एक डिसोल्यूशन का उसने बताया है कि डिसोल्यूशन की कॉस्ट आपको कितनी पड़ी है। उसने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया था कि डिसोल्यूशन जो है 620। तो इसकी एंट्री क्या पास करते हैं? रियलाइजेशन को डेबिट कर देते हैं, बैंक को क्रेडिट कर देते हैं, जो भी डिसोल्यूशन की कॉस्ट है। तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, देखिए हमने $620 से, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस लिख के। सेकंड मैंने आपको कहा था लाइबिलिटी को डेबिट कर दें। तो लाइबिलिटी देखें, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्लोज नहीं कीजिएगा, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट की तो हम बैंक को पेमेंट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट के अलावा जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको आप क्लोज कर दें। अच्छा, शू को जो लोन देना है इसको भी क्लोज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये पार्टनर से रिलेट करता है, तो इसे क्लोज नहीं करेंगे। जो हमारी नॉर्मली ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज़ हमारी हैं, जैसे ये ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है, तो मैंने क्या एंट्री बताई थी कि ट्रेड पेबल को डेबिट कर दें और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें। तो देखिए ये ट्रेड पेबल 5,400 नज़र आ रहा है आपको कि रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट किया और ट्रेड पेबल को हमने क्लोज कर दिया। तो ये जब आपके पास क्लोजिंग हो गई, उसके बाद हमने ट्रेड पेबल की पेमेंट भी निकाली थी। हमने ट्रेड पेबल की पेमेंट क्या निकाली थी? 5,130। देख रहे हैं आप, जो हमने 5% कैश डिस्काउंट मिलने के बाद जो पे करा था। तो मैंने आपको बताया था जब भी पेमेंट करेंगे किसी लाइबिलिटी की तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो देखें बैंक की वजह से रियलाइजेशन को आपने डेबिट करा और बैंक ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दी 5,130 से।
तो ये पेमेंट रिकॉर्ड हो गई। शू का कैपिटल डेबिट कर दिया और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया 15,100 से। देख रहे हैं आप, ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट कर दी हमने। ट्रेड रिसीवेबल का क्या पेमेंट करी हमने कि रियलाइजेशन को हमने क्रेडिट कर दिया, बल्कि पेमेंट नहीं करी, ये पैसा हमें मिल रहा है। तो बैंक डेबिट किया हमने और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया। और देखें ये जो आप देख रहे होंगे, ये रिसीवेबल का मैंने पूरा करके आपको बताया था, $9,880 ये आपको पैसा मिल रहा है। आपने बैंक को डेबिट किया और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। एंड बैंक एंड फर्नीचर का क्या बता रहा है? बैंक एंड फर्नीचर का उसने आपको बताया है कि ये आपने अदर एसेट्स पर सोल्ड फॉर 7,300,6530, ये दोनों मिले 7,300,6530। बैंक को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया। बहुत सिंपल है। एसेट्स को क्लोज करना है, लाइबिलिटी को क्लोज करना है। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दें, बैंक को क्रेडिट कर दें। पैसा आ रहा है या पार्टनर कुछ ले रहा है तो उसके पार्टनर के अकाउंट को, जैसे हमने पहले करा, और फिर बैंक को जो है वो क्रेडिट करें और बैंक को डेबिट करें, बल्कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है, और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दें, जैसे हमने यहाँ करा है। तो जब ये आप डेबिट और क्रेडिट आपने रिकॉर्ड कर लिए तो फिर डेबिट का टोटल कर लें। डेबिट का टोटल 55,730 है, और यहाँ तक अगर मैं टोटल करूँ तो ये 15,100 प्लस 9,880 प्लस 7,300 प्लस 6,530, तो ये 38,000 तो 44,210 ये बना। ये डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है 55,730, इसमें से माइनस करते हैं इसको, तो ये 11,520 बनता है। इसको इक्वल करते हैं दो से। मैंने बताया दो पार्टनर हैं, जो भी लॉस होगा, क्योंकि डेबिट साइड आप देख रहे हैं ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, तो ये लॉस है। और उसने बताया था कि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट तो है नहीं, और मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो तो जो भी लॉस और प्रॉफिट है वो इक्वल बटेगा। इसको 2 से डिवाइड करें आप, तो आपके पास 5760। तो ये 5760 जो आपके पास आया, और क्योंकि लॉस है, लॉस की एंट्री क्या पास होगी कि पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रियलाइजेशन का बैलेंस नहीं होगा, ये क्लोज हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में जाके। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। ये देखें इन दोनों में बढ़ गया 5760 और ये रियलाइजेशन का अकाउंट आपका बराबर हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए 4 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ें हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको कि पहले एसेट को क्लोज़ कर दें। एसेट क्लोज़ करने का तरीका ये है कि रियलाइजेशन को डेबिट करें और एसेट्स को क्रेडिट कर दें। उसके बाद लाइबिलिटी आपकी दी हुई है, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्लोज़ नहीं कीजिएगा। अगर कोई पार्टनर के कैपिटल्स हैं उन्हें क्लोज़ नहीं कीजिएगा। जो दूसरी लाइबिलिटीज़ हैं उसको अदर पेएबल हो गया, ट्रेड पेएबल हो गया, तो इनको क्लोज़ कर। लोन जो है वो डायरेक्टली क्योंकि बैंक को पे करेंगे तो उसे क्लोज़ नहीं कीजिएगा इस तरीके से। उसको क्या करेंगे, इसका आपने क्या करा है कि ट्रेड पेएबल को डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को आप डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपके पास मामला आ गया, उठा के पेमेंट कर दिया आपने। और जब पेमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपकी समझ में आ गई, हमने प्रैक्टिकली भी कर देखा है, तो ज़िंदगी आपकी आसान है। आप रियलाइजेशन का, डिज़ोल्यूशन का और लिक्विडेशन का सवाल बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं। तो अब अगला देखते हैं क्या मांगता है आपसे। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू टू और फ्रॉम शू एज ए रिज़ल्ट ऑफ द डिज़ोल्यूशन की जो बिज़नेस डिज़ोल्व हुआ है, इसमें शू को पैसा देना है या शू से पैसा लेना है। देखिए बड़ा आसान है इसके अंदर कि शू का कैपिटल आपने देखा कितना है। शू का कैपिटल है 10,800 और उसमें से इसका नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस माइनस कर दें। 18,000 में से क्या करा आपने, नेगेटिव बैलेंस को, ये तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, उसे माइनस कर दें। एक लोन भी था शू का जो बिज़नेस को पे करना है, उसने सवाल में आपको बताया था
लोन अकाउंट शू, तो लोन जो है ये 4300 ये जमा हो जाएगा, इसको प्लस कर दें उठा के। और मोटर व्हीकल जो इसने ली है पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके चला गया है ये, तो उसके शू के कैपिटल को हमने डेबिट किया था, रियलाइजेशन को क्रेडिट किया था, तो 15,100 जो है माइनस में आ जाएगा। और लॉस रियलाइजेशन के ऊपर इसको लॉस हुआ था 5760, वो माइनस कर दें, अभी हम कर आ रहे हैं आपके सामने। तो ये ऊपर आपने करा था, अभी देख रहे हैं 5760, तो ये लॉस हुआ है, उसकी वजह से इसका कैपिटल माइनस हो जाएगा। तो इनको प्लस माइनस जब करेंगे तो 1040 का नेगेटिव बैलेंस आया। नेगेटिव बैलेंस का मकसद है कि वी हैव टू टेक दिस मनी फ्रॉम शू, कि शू जो पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है उसमें शू पे करेगा बाकी पार्टनर्स को $1040, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस आपका ज़्यादा है। क्योंकि नेगेटिव बैलेंस इसलिए ज़्यादा है कि एक तो मोटर व्हीकल ये ले गया, ऊपर से लॉस हो गया, ये दो बड़ी अमाउंट है नेगेटिव की। एक ऑलरेडी इसका नेगेटिव का करंट अकाउंट चल रहा था। ये आपने देखा कि बड़ा पैटर्न किस्म का क्वेश्चन है, फेवरेट है, एग्जामिनर अक्सर ये पूछ लेता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड सवाल आता है। और मैंने जैसे बताया है कि जो लेक्चर्स हैं मेरे वो ज़रूर देखिएगा, पास पेपर्स हैं और स्पेसिफिकली पार्टनरशिप से रिलेट करते हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपके एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब आ गए हैं, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग, होपफुली इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग गुड और बेस्ट इन योर एग्ज़ाम एंड गेटिंग A+। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।